नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जी के फंडे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो मेंस जो परीक्षा है, RSM SSB राजस्थान वीडियो मेंस परीक्षा के सभी टॉपिक करवाए जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये 15वीं कक्षा है वीडियो मेंस परीक्षा के क्लासेस की, वीडियो मेंस परीक्षा के टॉपिक्स की। ये है हमारे चैनल पर 15वीं कक्षा है। ठीक है, तो आप सभी को मैं आज करवाऊंगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, और राजस्थान की जनजातियां, उनकी वेशभूषा, उनके आभूषण, त्योहार तथा मेले और उनकी अर्थव्यवस्था भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर लें। देखिए, राजस्थान भारत के 6 जनजाति बहुल्य राज्यों में से एक है। भारत में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें जनजातियां पाई जाती हैं, बहुत मात्रा में, ज़्यादा अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ऐसे 6 ही राज्य हैं। पाई तो लगभग सभी राज्यों में जाती हैं, 5-7 राज्यों को छोड़कर, लेकिन ज़्यादा संख्या में केवल 6 राज्यों में पाई जाती हैं। उनमें से राजस्थान भी एक है। यहाँ मुख्यतः राजस्थान में मुख्यतः क्या 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 जनजातियाँ होती हैं? भील होते हैं, मीणा होते हैं, ग्रासिया होते हैं, सहरिया होते हैं, डामोर, कथोड़ी और कुछ अन्य जनजातियाँ होती हैं, जैसे सांसी हो गए, नट हो गए, कालबेलिया हो गए। ठीक है, ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। ये सभी राजस्थान में पाई जाती हैं। और राज्य का समूचा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिणी जो एरिया है राजस्थान का, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, और दक्षिणी पूर्वी पठार वाला जो क्षेत्र है, उसका कुछ भाग जनजाति बहुल क्षेत्र है। इनमें ये जनजातियां ज़्यादा संख्या में पाई जाती हैं, दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं इस क्षेत्र में कौन कौन से राज्य जिला आते हैं। इस क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले के आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र तथा भीलवाड़ा का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। ठीक है जी, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, तथा 12 का कुछ भाग शामिल है। 12 डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, इसका भी कुछ भाग इस क्षेत्र में आता है। पूर्व में राजस्थान की अनेक रियासतें मीणा और भील लोगों के नियंत्रण में थी। प्राचीन समय में राजस्थान में बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिन पर मीणाओं का और भील लोगों का नियंत्रण था। ठीक है जी, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नामक स्थान पर कुशला भील, डूंगरपुर में डूंगरिया भील, बांसवाड़ा में बांसिया भील और कोटा में कोटिया भील ने शासन किया, और इनके नाम से ही ये स्थान आबाद हुए। इसी प्रकार जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, अलवर, टोंक और बूंदी के वर्तमान क्षेत्रों के शासक मीणा लोग ही थे। ठीक है, तो भील और मीणाओं का प्राचीन समय में राजस्थान की बहुत सारे रियासतों पर शासन था। ठीक है जी, आप सभी का जी के फंडे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा आज का विषय है राजस्थान की जनजातियां, वेशभूषा, आभूषण, त्योहार, मेले तथा उनकी अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, रिट, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, RAS आदि सभी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम राजस्थान में सौर ऊर्जा, राजस्थान में सहकारी आंदोलन, राजस्थान में सरकार द्वारा चलाई जा रही आर्थिक योजनाएं आदि बहुत सारे विषयों पर वीडियो बना चुके हैं, जो कि आपके बहुत सारी परीक्षाओं में, विशेषकर वीडियो मेंस जो परीक्षा है, इसके लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। उसके सिलेबस में ये टॉपिक एज इट इज़ दिए गए हैं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है जिसका नाम है वीडियो मेंस क्लासेस, उसमें जाइए और उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, इस टॉपिक से आपको इन परीक्षाओं में 5 से 7 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अतः आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में जो इस्तेमाल की गई पठन सामग्री है, उसको PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑल पर तुरंत अभी सेट कर लें।
हमारी मेहनत को प्लीज़ व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने को उत्साहित करता है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आदिवासी जनजातियों के बारे में आपको बताता हूँ। आदिवासी जनजातियाँ ऐसे मानव समुदाय होते हैं जो सब मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में जीवन यापन करते हुए अभी भी अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार और व्यवसायों को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। ठीक है? मतलब जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कोई भी बदलाव, ज़्यादातर बदलाव नहीं किए हैं, वो लोग प्राकृतिक परिवेश में, प्रकृति में ही रह रहे हैं। ठीक है? मानव विकास की दौड़ से वो अभी अलग हैं और ये समुदाय आज भी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में पिछड़े हुए हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इन जनजातियों को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। मार्टिन और रिसले नाम के जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने आदिवासी कहा है इन्हें। हटन ने आदिम जनजातियां कहा है। सर वेन्स ने गिरिजन कहा है, यानी कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग, या फिर वन जातियों की संज्ञा दी है। और एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर घुरिये। डॉक्टर घुरिये ने इन्हें अनुसूचित जातियों के नाम से संबोधित किया है। अनुच्छेद जो है संविधान का 366, उसमें अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया है। और 341 जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, उसमें अनुसूचित जातियों को, और 342 में अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है। राजस्थान में वैसे तो 12 प्रकार की अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर आदि प्रमुख हैं। देखिए, हमारे राजस्थान में 12 ऐसी जातियां हैं जिनको अधिसूचित किया गया है, लिस्टेड किया गया है इस अनुच्छेद में। लेकिन जो मेन है वो हैं भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी और डामोर। ठीक है? एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जल्दी ही हमारे चैनल पर राजस्थान बेसिक और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस भी आपको करवाया जाएगा। जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। कंप्यूटर की सी भाषा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सभी पे वीडियोज़ आएंगी। तो यदि आप बेसिक या सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, अब देखिए, राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जातियों, यानी कि जिनको एसटी कहा जाता है, की सूची निम्न प्रकार से है। राजस्थान में एसटीज की सूची ये हैं। ये जातियां शेड्यूल ट्राइब में, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में आती हैं। राजस्थान की कौन कौन सी हैं? मीणा एसटी में आते हैं, भील मीणा, पटेलिया, भील, ग्रासिया, ढोली भील, डूंगरी भील ग्रासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पावरा, वसावा और वसावे। देखो, इतनी सारी मैंने आपको कास्ट बताई, जातियां बताई राजस्थान की, जो कि एसटी की सूची में लिस्टेड हैं, एसटी के अंतर्गत आते हैं। फिर से देखिए, मीणा, भील मीणा, पटेलिया। देखिए, मीणा, भील मीणा, पटेलिया भील, भील ग्रासिया, ढोली भील, डूंगरी भील ग्रासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भागलिया, भिलाला, पावरा, वसावा और वसावे। ओके जी। और भी हैं, डामेर, डामरिया, कोकणा, कोकणी, कूकणा, सहरिया या फिर सहारिया, हाणका, तड़वी, वालवी, तेतारिया, ग्रासिया। राजपूत ग्रासियों को छोड़कर, राजपूत ग्रासिया एसटी में नहीं आते हैं भाई। कोली ढोर, टोकरे कोली, गोलचा, कोलघा, काथोड़ी, कातकरी, ढोरी काथोड़ी, ढोर कातकरी, सोन कातकरी, नायकड़ा, नायक, चोलीवाड़ा, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना नायक। ठीक है भाई साहब, ये सारी लिस्ट है एसटीज की, शेड्यूल ट्राइब्स की, जो राजस्थान में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान में 92.39 लाख यानी कि 13.48% आबादी जो है वो किसकी थी, वो एसटीज की थी, अनुसूचित जातियों की है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है एसटीज की राज्य में? कुल जनसंख्या है 92.39 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ भाई। और कुल राज्य का ये 13.48% है, कुल राज्य में जो जनसंख्या है उसका। ठीक है। जातीय संख्या के आधार पर राज्य का देश में छठा स्थान है तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से अनुपात के हिसाब से राज्य का देश में 13वां स्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या जो है उदयपुर में पाई जाती है और कितनी है, 15.25 लाख। और सबसे कम जो जनजातीय जनसंख्या है वो आपकी बीकानेर में पाई जाती है, केवल और केवल 7,789। ठीक है। जनजातियों का 95%, कितना, 95% हिस्सा जनजातियों का ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है भाई। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति, अब मैं बात कर रहा हूँ एससी की, ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी थी, आबादी 122.22 लाख। ओके। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 17.83% है। ठीक है। और राज्य में 2001 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज का राज्य की कुल जनसंख्या में अनुपात 12.56% था, जो 2011 में बढ़कर 13.48% यानी कि 92.39 लाख हो गया है। ये बात मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 92.39 लाख यानी कि 13.48% आबादी एसटीज की थी। ठीक है। अब देखिए देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात मिजोरम में 94.4% था, जबकि अनुसूचित जनजाति का वास्तविक जनसंख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जो एसटीज हैं उनकी सर्वाधिक जनसंख्या जो है, वास्तविक सर्वाधिक जनसंख्या जो है एमपी में पाई जाती है, कितनी, 153.17 लाख। पंजाब और हरियाणा में कोई भी एसटी नहीं है। हरियाणा पंजाब में शून्य है। ठीक है। कौन, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटीज। ओके जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में पूछिए, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे लाइक और अच्छे कमेंट दे देंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। ओके सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत खराब है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में जिला स्तर पर राजस्थान में जिला स्तर पर अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के अनुपात 2001 में सर्वाधिक बांसवाड़ा में था। कितना था, 76.4%। फिर डूंगरपुर में 70.8%। फिर प्रतापगढ़ में 55.46%। जबकि न्यूनतम क्रमशः नागौर में 0.39%। फिर बीकानेर में 0.30% था। राज्य में जनसंख्या के लिहाज से अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर में 15.25 लाख निवास करती है। ठीक है।
राज्य में जनसंख्या के लिहाज से अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर में है 15.25 लाख। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां व उनका सामाजिक जीवन। अब एक नज़र डालते हैं कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं और उनका सामाजिक जनजीवन कैसा है। ठीक है, राजस्थान की विभिन्न जातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं संस्कृत जनजीवन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की भील जनजाति के बारे में। देखिए, पूरा डिटेल इस वीडियो में मिलेगा, तो आप वीडियो में बने रहें। पूरा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। भील जनजाति की बात करेंगे। मीणा जनजाति के बाद भील राज्य की दूसरी सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ओके, भील शब्द जो है द्रविड़ भाषा के बील शब्द का अपभ्रंश है और इसका अर्थ होता है तीर कमान। भीलों का मुख्य अस्त्र जो था तीर कमान है। इस प्रकार धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने के कारण ही संभवतः यह जाति भील नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी भीलों का प्रमुख अस्त्र जो है वो तीर कमान ही है। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है। वन में रहते हैं तो वनपुत्र कहा गया भीलों को। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। देखिए, ध्यान रखिए, सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में मीणा है, उसके बाद भील है। लेकिन सबसे पुरानी जनजाति की बात करें, सबसे प्राचीन, सबसे ओल्ड जनजाति जो राजस्थान में पाई जाती है, तो कौन है? वो है भील। ठीक है, महाभारत में भीलों को क्या कहा गया? निषाद। महाभारत में भीलों को निषाद कहा जाता था। वैसे तो राजस्थान के अधिकांश जिलों में भील आबादी कमोबेश पाई जाती है, परंतु दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में और सिरोही में भील लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। वैसे तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपको भील लोग मिलेंगे, भील जनजाति मिलेगी, लेकिन इतनी संख्या में नहीं मिलेगी जितनी कि दक्षिणी राजस्थान में, विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिले में मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, भील समुदाय के लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं एवं स्थायी रूप से कृषक होते हैं। सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था एवं परंपरागत रूप से अच्छे तीरंदाज होते हैं। भीलों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री जो हैं हेडन, इन्हें पूर्वी द्रविड़ों की ही पश्चिमी शाखा से उत्पन्न हुआ मानते हैं। और दूसरे एक समाज मानव शास्त्री हैं जिनका नाम है रिजले। वो रिजले एवं क्रुक, ये दोनों जो मानव शास्त्री हैं, ये क्या मानते हैं? इनकी उत्पत्ति द्रविड़ों से। एवं प्रोफेसर गुहा क्या मानते हैं? भीलों की उत्पत्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से मानते हैं। लेकिन कर्नल टोड इन्हें अरावली पर्वतमालाओं में रहने वाले लोग बताते हैं। कर्नल टोड इन्हें वनपुत्र भी बताया। कर्नल टोड ने इन्हें अरावली पर्वतमाला में रहने वाले लोग भी बताते हैं। द्रविड़ द्रविड़ों से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। ओके, इस जनजाति का उल्लेख, भीलों का उल्लेख भाई कहाँ कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है और पुराणों में भी मिलता है। अतः इन्हें आदिम मानव समूह भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो भील जनजाति हैं का उल्लेख रामायण में, महाभारत में और पुराणों में मिलता है, तो इसलिए इन्हें आदिम मानव समूह कहा गया है। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार
2011 की जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले में भीलों की आबादी लगभग 13.40 लाख सर्वाधिक है। देखो, अगर 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों की बात करें तो बांसवाड़ा वो जिला है जिसमें भीलों की आबादी सबसे ज़्यादा है, और कितनी है? 13.40 लाख। मैंने आपको पहले भी बताया कि भील लोग दक्षिणी राजस्थान, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही ये आते हैं, इनमें ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और इन जिलों में भी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में 13.40 लाख, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, के बाद फिर दूसरा नंबर आता है डूंगरपुर का, जिसमें लगभग 6.7 लाख ही मान लो यार आप, लगभग 7 लाख के आसपास यहाँ पाए जाते हैं। उदयपुर में 6.5 लाख के लमसम मान लो आप, ठीक है, उदयपुर में इतने 6.5 लाख पाए जाते हैं। राज्य में भीलों की कुल आबादी 41 लाख है। अब सभी जिलों में रहने वाले भीलों की आबादी को जोड़ दें तो राजस्थान में टोटल भील जनसंख्या 41 लाख, 41 लाख है, जो कुल जनजाति का 44.38% है। 44.38%। यानी कि केवल भीलों की बात करें, राजस्थान में केवल भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति की टोटल जनसंख्या जो राजस्थान में पाई जाती है उसकी संख्या है 41 लाख है। और जो सभी जनजातियां पाई जाती हैं राजस्थान में, उसका ये भील लोग कितने प्रतिशत हैं? तो ये लगभग 45% हैं। आपके एग्जैक्ट बोलूँ तो 44.38%। ओके ओके जी। अब भील लोग छोटे कद के होते हैं, इनकी त्वचा का रंग काला होता है, आंख इनकी चौड़ी होती है, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। भील समाज से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। अब भील समाज से संबंधित कुछ मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले तो भीलों के घर को टापरा कू कहते हैं। टापरा के बाहर बने बरामदे को ढालिया कहते हैं। ठीक है, भीलों का घर क्या कहलाता है भाई? टापरा या फिर कू। और टापरा के बाहर, इनके घर के बाहर जो बरामदा बना होता है वो ढालिया कहते हैं। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले, तो आगे भी पूछा जा सकता है पेपर में। भीलों के घरों को टापरा या कू कहते हैं। है? आगे जो बरामदा बना होता है उसको ढालिया कहते हैं। अब भीलों के गांव का मुखिया जो होता है उसको पालवी या फिर तदवी कहते हैं, तथा भीलों के सभी गांवों की पंचायत का मुखिया गमेती कहलाता है। गमेती ही इनके सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विवादों का निपटारा करवाता है। ओके, अब देखो, जर्नली क्या होता है, भीलों में बाल विवाह होता है, सॉरी नहीं होता है। बाल विवाह का प्रचलन भील लोगों में नहीं होता है, ये ध्यान रखना भाई। सामान्यतः भीलों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। इनमें सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा विद्यमान है। पिता ही घर का मुखिया होता है तथा संपत्ति संबंधी सभी अधिकार उसी को प्राप्त हो। ओके, विधवा विवाह का इनमें चलन है। विधवा विवाह ये लोग करते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि छोटे भाई की विधवा को बड़ा भाई अपनी पत्नी नहीं बना सकता है। तो भीलों में रोगोपचार की विधि होती है एक, ये भी इम्पोर्टेंट है। दाम देना, ये विधि भीलों में प्रचलित है। देखो, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, याद रखने लायक बात है। दाम देना क्या है? तो दाम देना का मतलब होता है इलाज करने की, रोगोपचार की एक पद्धति है भीलों की। तो दाम देना रोगोपचार की विधि है। ठीक है। शिकार, वन उपज का विक्रय तथा कृषि भीलों के प्रमुख व्यवसाय हैं। ठीक है, भीलों के प्रमुख कार्य क्या है? शिकार करना, वन उपज को बेचना तथा कृषि करना। अब भील लोगों की वेशभूषा के बारे में आपको बताते हैं। देखो, पुरुषों के वस्त्रों की बात करते हैं तो पुरुषों में पहना जाता है फेंटा,
फेटा क्या होता है? सिर पे बांधे जाने वाला साफा होता है, लेकिन इसका कलर लाल भी हो सकता है, पीला हो सकता है, केसरिया हो सकता है। यानी कि अगर कलर लाल, पीला या केसरिया हो साफे का, तो ऐसे साफे को फेटा कहा जाता है। फिर पोत्या। पोत्या क्या होता है? ये भी साफा ही होता है, लेकिन ये फेटा से अलग होता है। पोत्या का कलर सफेद होता है, ये सफेद कलर का साफा होता है जो भील पुरुष सिर पर पहन। फिर आता है लंगोटी, या जिसको खोएतु भी कहते हैं। ये भील पुरुष जो हैं कमर में पहनते हैं, लंगोटी या खोएतु। फिर आता है ढेपाड़ा या फिर ठेपाड़ा। ठेपाड़ा हो या ठेपाड़ा हो, एक ही बात है। और ये वस्त्र भील पुरुषों द्वारा कमर से घुटनों तक पहने जाने वाला एक तंग धोती है। ठीक है, ये एक धोती का प्रकार है जिसको ढेपाड़ा या ठेपाड़ा कहते हैं। भील पुरुष इसको पहनते हैं और ये कमर से घुटनों तक ही आती है धोती है, ये तंग धोती है भील पुरुषों की, कमर से घुटनों तक की। का नाम है ढेपाड़ा या ठेपाड़ा। ठीक है, फिर बात करते हैं अंगरखी, बंडी कमीज या फिर कुर्ता। ठीक है, इसी के नाम है अंगरखी, बंडी कमीज या कुर्ता। ये बदन पर पहने जाता है भील पुरुषों द्वारा, है जैसा कि नाम ही बता रहा है, कुर्ता। फिर आता है फल्लू। फल्लू में क्या होता है कि भीलों द्वारा कमर पर रखे जाने वाला अंगोछा जो होता है उसको फल्लू के नाम से जाना जाता है। फिर आता है खोएतु। खोएतु क्या होता है? लंगोटिया भीलों द्वारा, जो लंगोटिया भील प्रजाति है उनके द्वारा ये खोएतु जो है ये कमर में पहने जाने वाली लंगोटी है। ठीक है, ऊपर भी देखो मैंने आपको बताया लंगोटी या खोएतु कमर में पहने जाने वाला वस्त्र। यहाँ भी खोएतु आ रहा है तो वही चीज आ रही है कि कमर में पहने जाने वाली लंगोटी। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे भील स्त्रियों के वस्त्र। है, सबसे पहले आता है कछाऊ। कछाऊ क्या है? स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा। कछाऊ एक प्रकार का घाघरा है जो भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक ही पहना जाता है। मतलब एक तरह से मिनी स्कर्ट हो गया ये कछाऊ आपका, है ना, भीलों का मिनी स्कर्ट। तो भील स्त्रियों का मिनी स्कर्ट जो है कछाऊ कहलाता है, भील स्त्रियों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा। ओके, फिर आता है सिंदूरी। सिंदूरी क्या है? भील स्त्रियों की लाल रंग की साड़ी होती है। देखिए सिंदूरी से पता चल रहा है सिंदूरी रंग लाल रंग। ठीक है, तो सिंदूरी क्या होता है? ये भील स्त्रियों का लाल रंग का साड़ी होता है सिंदूरी। फिर आता है अंगरूठी। ये क्या होता है भाई? अंगरूठी होता है भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली चोली। भील स्त्रियों द्वारा जो चोली पहनी जाती है वो होती है अंगरूठी। फिर आता है प्रिया। प्रिया क्या है कि भील समाज में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का लहंगा। प्रिया जो है ये पीले रंग का एक लहंगा है जो भील समाज में दुल्हन शादी के समय पहनती है। ओके, लड़की की शादी हो रही है उस समय वो प्रिया नामक घाघरा पहनती है। रंग पीला होता है, भील समाज में पहना जाता है। फिर आता है परिजनी। परिजनी क्या है भाई? परिजनी भी भील महिलाओं द्वारा पैरों में पहनने की पीतल की मोटी चूड़ियां होती हैं। परिजनी क्या होती हैं भाई? पीतल की मोटी चूड़ियां जो भील स्त्रियां अपने पैरों में पहनती हैं। क्या चीज है? परिजनी। प्रिया मैंने बताया पीले कलर का लहंगा दुल्हन पहनती है भील समाज में। ठीक है, अंगूठी मैंने बताया भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाली चोली है। अब बात करते हैं ओढ़नी की। ओढ़नी क्या है? स्त्रियों की एक प्रकार की साड़ी है और इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे कि तारा भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में बहुत बहुत लोकप्रिय है। और ओढ़नी को लूगड़ा भी कहते हैं। ठीक है, ओढ़नी को क्या कहा जाता है भाई? लूगड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आभूषणों की बात करते हैं। भील स्त्रियां गले में हंसली पहनती हैं, नाक में नथ पहनती हैं, कान में चांदी की बालियां पहनती हैं, हाथों में छल्ले पहनती हैं, पाँव में पीतल की पैजनियां और सिर पर बोर पहनती हैं। ठीक है, देखो क्या क्या हो गया? गले में हंसली हो गई, नाक में नथ हो गई, कान में चांदी की बालियां हो गई, हाथ में छल्ले हो गए, पाँव में पीतल की पैजनियां हो गई, सिर पर बोर हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप सीरीज से याद रखेंगे याद हो जाएगा आपको। देखो
गले में हंसली नाक में नथ, कान में चांदी की बालियां हाथों में छल्ली। अब हाथों की बात हुई है, फिर पाँव की बात होगी। पाँव में पीतल की पैजनियां, तो सिर पर पाँव की बात हुई है तो एकदम सिर की सबसे ऊपर वाले हिस्सा सिर होता है शरीर का, सबसे नीचे वाला पाँव होता है। पाँव पाँव में पैजनियां, सिर पर बोर। ठीक है, तो बहुत इजी है, याद रखना, याद हो जाएगा। अब देखिए, भील जनजाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बेहद ज़्यादा बार ये सवाल आए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो मैं आपको सभी अब डिटेल से बताऊंगा। मुख्य मुख्य जो मेन है भील जनजाति से संबंधित जो शब्द हैं उनके अर्थ क्या हैं। एक शब्द है टोटम। ये टोटम क्या है भाई? टोटम एक्चुअली भीलों का कुल देवता है। भील समुदाय क्या करता है, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को पवित्र मानते हैं और उनकी टोटम के रूप में पूजा करते हैं। मतलब टोटम बना लेते हैं ये, इसकी भी पूजा करना चाहते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधों की, तो उसका ये एक टोटम बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। ये लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं। भीलों के गांव सामान्यतः एक ही वंश की शाखा के होते हैं और मुखिया जो होता है गांव का उसको तदवी या फिर वंशाव कहते हैं। अब भीलों में विवाह वधु मूल्य निश्चित करके किया जाता है भाई, और जिसे कि दूल्हे वाले दुल्हन वालों को चुकाते हैं। और ये जो वधु का मूल्य निश्चित किया जाता है, इसके लिए एक शब्द यूज होता है जिसे धापा कहते हैं। दापा, दापा, ओके। दापा क्या होता है, ये वधु मूल्य होता है भील समाज में। ठीक है, और दुल्हा जो होता है उसका परिवार ये राशि, दापा राशि जो है, ये वधु मूल्य चुकाकर शादी करता है। किसको चुकाएगा? दुल्हन वालों को। ओके। अब भीलों में नातरा भी होता है। नातरा प्रथा होती है, विवाह प्रथा, नातरा विवाह प्रथा होती है, देवर विवाह प्रथा होती है, बट्टा प्रथा होती है, घर जमाई प्रथा होती है। और अगर आप प्रथाएं पढ़ना चाहते हैं, रीति रिवाज पढ़ना चाहते हैं, तो मैं फिर से कहूँगा आपको, हमारे चैनल पर अलग से एक रीति रिवाज का वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से सभी रीति रिवाज करवाए हैं उस वीडियो में। वो वीडियो भी आपको वीडियो मेंस क्लासेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज़रूर से सारे वीडियोस देखें दोस्तों, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है फायरे फायरे। फायरे फायरे क्या है? फायरे फायरे एक्चुअली क्या होता है कि जब इन्हें लगता है भीलों को कि कोई समूह पर कोई आपत्ति या संकट आने वाला है, कोई शत्रु हमला करने वाला है, तो ये ढोल बजाकर या किलकारियां लगाकर सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। और जैसे ही ढोल की आवाज़ या किलकारियों की आवाज़ आती है, फायरे फायरे का घोष होता है, उद्घोष के साथ ही सभी लोग अपने हथियार उठाकर खुद भी फायरे फायरे का घोष आवाज़ लगाते हुए जोर जोर से एक स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। और इनमें जातिगत एकता बहुत ज़्यादा होती है भीलों के अंदर। अब भील आदिवासियों द्वारा मैदानी भागों को जलाकर जो खेती की जाती है उसको झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं? चुमटी या फिर दजिया। ठीक है, भीलों द्वारा मैदानी भागों में जो खेती की जाती है, कृषि, स्थानांतरित कृषि, उसको क्या कहते हैं? उसको जुमटी कहते हैं या फिर दजिया कहते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैदानी भागों की। मैदानी भागों में भी लोग जो स्थानांतरित खेती करते हैं उसको जुमटी कहा जाता है या दाजिया कहा जाता है। अब आगे देखिए, चिमाता। चिमाता क्या है भाई? ये भी भीलों द्वारा की गई एक खेती है, लेकिन ये पहाड़ी ढालों पर होती है। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि को भील लोग चिमाता या वालरा कहते हैं। झुमटी या दजिया तो मैंने आपको बता दिया मैदानी क्षेत्रों में, और चिमाता या फिर वालरा जो है ये है पहाड़ी ढलानों पर की जाती है भीलों द्वारा ही। ओके। भील जनजाति निडर होती है, साहसी होती है, स्वामी भक्त होती है तथा शपथ की पक्की होती है। भील लोग केसरिया नाथ जी, जिनको कि काला बाव जी भी कहा जाता है या काला जी कहा जाता है या फिर ऋषभ देव जी के नाम से भी जाना जाता है। केसरिया नाथ जी, काला बाव जी, काला जी या ऋषभ देव जी सभी एक ही देवता हैं, एक ही देवता है, अलग अलग नहीं। तो ये क्या, ये लोग क्या करते हैं? भील लोग काला बाव जी या केसरिया नाथ जी पर चढ़ाई गई जो केसर होती है उसका पानी पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, उसको मतलब बहुत मानते हैं।
तो उनकी बहुत मान्यता है केसरियानाथ जी की, काला बाबू जी की, काला जी की, ऋषभ देव जी की, लोगों में। और उन पर चढ़ाई की केसर का पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते है। अब बात करते हैं फला। फला क्या होते हैं? तो भाई भील लोगों के जो घरों का एक मोहल्ला होता है, ठीक है, इनका जो एक मोहल्ला होता है, भील लोग जब घर बना के एक मोहल्ला बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, तो उस कॉलोनी को फला कहते हैं, उस मोहल्ले को फला कहा जाता है भीलों में। अब पाल जो होती है, पाल भीलों के कई फलाह का समूह होता है। ठीक है, पाल मतलब बस्ती, बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे फला मिलकर एक पाल बनाते हैं, या फिर गांव बनाते हैं, या कोई बड़ा गांव पाल कहलाता है। भीलों का एक तरह से गांव जो होता है वो पाल कहलाता है। और गांव की जो छोटी इकाई होती है, कॉलोनी यूनिट जो होती है, स्मॉल, छोटी यूनिट या छोटी इकाई गांव में क्या होता है, गांव में कॉलोनियां होती हैं, तो कॉलोनी को फला कहते हैं। और पूरे गांव की अगर बात करें, पाल कहा जाता है भीलों के अंदर। और पाल का जो मुखिया है वो पालवी कहलाता है। ठीक है, यानी कि गांव का मुखिया जो है, पाल का मुखिया जो है वो पालवी कहलाएगा। चलिए जी आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ये लोग किस प्रकार से अपना एंटरटेनमेंट, लोकानुरंजन के बारे में। तो सबसे पहले भीलों के नृत्य। नृत्य में पहला आता है गैर नृत्य। ओके। दूसरा आता है गवरी नृत्य या फिर राई नृत्य। एक्चुअली ये नाट्य है, गवरी या राई ये नाट्य है जो 40 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो भाई ये भील लोगों के बता रहा हूँ, ध्यान रखना, भील लोगों के नृत्य और नाट्य सभी यहाँ बता रहे जा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। एक है गैर नृत्य, दूसरा है गवरी या राई नाट्य, फिर है युद्ध नृत्य, फिर आता है द्विचक्की नृत्य, फिर आता है डेक्कन नृत्य, फिर आता है हाथी मना नृत्य जो शादी पे किया जाता है, फिर आता है शिकार नृत्य, फिर आता है नेजा नृत्य, के बाद आता है गौरी नृत्य, फिर आता है घूमरा या झूमर नृत्य। एक ही बात है भाई, घूमरा हो चाहे झूमर लिखा हो, घूमरा या झूमर एक ही नृत्य है, अलग अलग नहीं है। और किसका है? भीलों का है। घूमरा या झूमर नृत्य आता है। के बाद आता है आपका लाठी नृत्य, फिर आता है सुकर नृत्य, सुकर नृत्य के, फिर आता है रमणी नृत्य, और एक और आता है बोरी हाल नृत्य। ज़्यादातर मेन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा भी भीलों में कुछ नृत्य होते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताए हैं ये मेन है। एग्जाम में इनसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। गैर नृत्य, गवरी या राई नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्की नृत्य, डेक्कन नृत्य, हाथीमन नृत्य, शिकार नृत्य, नेजा नृत्य, गोरी नृत्य, घूमरा नृत्य, लाठी नृत्य, सुक्कर नृत्य, रमणी नृत्य, बेरी हाल नृत्य। देखो पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है भीलों के नृत्यों की। ओके, अब बात करते हैं हाथी मना नृत्य के बारे में। तो भाई हाथी मना नृत्य जो है ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार को घुमाते हुए किया जाता है। ठीक है, तो एक तो हाथी मना के बारे में क्या याद रखना है कि भीलों का नृत्य है। दूसरा ये याद रखना है कि ये भील पुरुषों का नृत्य है, लेडीज का नहीं है। तीसरा, विवाह के समय पर ये लोग भील जो जेंट्स लोग होते हैं ये घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए इस डांस को परफॉर्म करते हैं। फिर आता है गवरी या राई। ये क्या है? यह है भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो कि राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 40 दिन तक चलता है। यह राज्य का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ठीक है, तो लोक नाट्य की अगर बात करें कि राजस्थान का सबसे पुराना लोक नाट्य कौन सा है, तो वो है भाई गवरी या राई। राखी के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 40 दिन तक चलता है। गवरी कह दो चाहे राई कह दो, एक ही बात है, और भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ओके जी, फिर बात आती है गैर नृत्य की। तो गैर नृत्य क्या होता है? ये भी पुरुषों का ही नृत्य होता है। फागुन मास में होली के अवसर पर भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य ये कहलाता है गैर नृत्य। और भीलों का प्रमुख त्योहार होली होता है, ये भी ध्यान रखना भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भील समुदाय के खान पान की। तो खान पान की अगर बात करें तो भीलों में भोजन के जो मुख्य रूप में लिया जाता है वो होता है मक्के की रोटी, प्याज का साग। भील लोग महुआ के पेड़ की शराब
और ताड़ के पेड़ का रस बड़े शौक से पीते हैं। और कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, मांस भी खाते हैं। अब आजीविका के साधनों की बात करें तो भील समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि होता है, शिकार होता है, वनों से प्राप्त उत्पादन होते हैं। ये लोग पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधों को साफ करके कृषि करते हैं, जिसे वालरा कृषि, पहाड़ी ढलानों में करते हैं ना, वालरा कृषि। ओके। कृषि को झूमिंग कृषि या चिमाता कहते हैं। ठीक है। और मैदानी भागों में जो भूमि को साफ करके ये कृषि करते हैं उसे दजिया कहते हैं। ठीक है? अब इनमें एक प्रथा होती है। देखो भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले ही एक बहुत सुपर शानदार वीडियो दी है रीति रिवाजों के लिए, राजस्थान में रीति रिवाजों के लिए। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ प्रथाओं के बारे में, लेकिन फुल डिटेल में प्रथाएं आपको उस वीडियो में अलग से दी गई। तो वीडियो मेंस क्लासेस नाम से हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वो वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ भीलों में एक प्रथा होती है जिसका नाम होता है हाथी वांडव प्रथा। हाथी वांडव प्रथा में क्या होता है, ये भील समाज में प्रचलित एक अनूठी वैवाहिक परंपरा होती है जिसमें पवित्र वृक्ष जो होते हैं, जैसे पीपल हो गया, साल हो गया, बांस हो गया, सागवान हो गया, इनको साक्षी मानकर हरज और लाड़ी, हरज और लाड़ी क्या होते हैं, दुल्हा और दुल्हन। हरज होता है दुल्हा, लाड़ी होती है दुल्हन, एक दूसरे को जीवन साथी मान लेते हैं। तो यही जो प्रथा है जिसमें पेड़ पौधों को पवित्र मानकर उनको साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं ये लोग, उसको हाथी मेंढो प्रथा कहते हैं। अब इनका जो एक मेला होता है बेणेश्वर नाम से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। बेणेश्वर सबसे पहले तो डूंगरपुर जिले में है। अब बेणेश्वर कौन कौन सी नदी के संगम पर है, तो बेणेश्वर जो है ये 3 नदियां हैं। त्रिवेणी कौन सी नदियां बनाती हैं बेणेश्वर में, ध्यान रहिए रखिएगा, माही सोम और जाखम। बेणेश्वर, माही सोम और जाखम। बेणेश्वर कहाँ है, डूंगरपुर। डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक जगह है, वहाँ पे त्रिवेणी है, माही सोम और जाखम नदियों के संगम की। और इसी पर बेणेश्वर धाम है, यहाँ पे माघ पूर्णिमा को, कब, माघ पूर्णिमा को एक मेला भरता है जो कि आदिवासियों के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। बेणेश्वर का मेला किस नाम से प्रसिद्ध है, आदिवासियों का कुंभ। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और भीलों में सुंदरिया संप्रदाय की मान्यता होती है, ये भी याद रखिएगा। भीलों में कौन से संप्रदाय की मान्यता होती है, देखा जाए तो आप बताएंगे भीलों में सुंदरिया, सुंदरिया संप्रदाय की मान्यता होती है। भीलों के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। घोटिया अम्बा मेला, अब बात करते हैं घोटिया अम्बा मेला। दूसरा इंपॉर्टेंट मेला भीलों का घोटिया अम्बा मेला है। ये बांसवाड़ा के घोटिया अम्बा स्थान पर भरने वाला भीलों का प्रसिद्ध मेला है। तो देखो, भील जनजाति दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है, तो सबसे सर्वाधिक जनजाति जो है ये बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो इनका एक मेला है घोटिया अम्बा मेला, वो भी बांसवाड़ा में ही पाया जाता है, बांसवाड़ा में ही लगता है। घोटिया अम्बा नामक स्थान है बांसवाड़ा में, वहाँ पे भीलों का प्रसिद्ध घोटिया अम्बा मेला भरता है। दूसरा डूंगरपुर, ये भी दक्षिणी राजस्थान का जिला है। तो डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक जगह है जहाँ पे माही सोम और जखम का त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे बेणेश्वर धाम है। और वहाँ पे माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेले का दूसरा नाम है, उसका नाम है आदिवासियों का कुंभ। बहुत इजी है, आगे पढ़ते हैं। अब भीलों में विवाह की एक प्रथा प्रचलित है और इस प्रथा का नाम है सहपलायन। इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की 2-3 दिन भाग कर बाहर रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो गांव गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उनके विवाह को मान्यता दे देते हैं, सर्टिफाइड कर देते हैं कि हाँ भाई, तुम अब हस्बैंड वाइफ की तरह जीवन जी सकते हो। और इसी प्रथा को, इसी अपहरण के जो ये प्रथा है, इसी को सहपलायन प्रथा कहते हैं। और ये जो विवाह हुआ इस तरीके से, इसको अपहरण विवाह भी कहते हैं। अब बात करते हैं, एक शब्द आता है पाखरिया। पाखरिया आखिर होता क्या है, तो पाखरिया ऐसे भील को कहा जाता है जो किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया हो, जिसने किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया हो, उन्हें पाखरिया भील कहते हैं। ठीक है, वह भील जिसने किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया हो उसे पाखरिया कहते हैं। अब भीलों की जो भाषा है
वो बागड़ी कहलाती है या फिर भीली कहलाती है? क्योंकि भाषा क्या है, बागड़ी या भीली। यह भाषा जो है इसमें मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, भीली भाषा को क्या कहते हैं, भीलों की जो भाषा है उसको क्या कहते हैं, बागड़ी या भीली। और इसमें मेवाड़ी या फिर गुजराती भाषाओं का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। है, भीलों में कुटुंब प्रथा विद्यमान है। प्रथा भीलों में कौन सी है, एक और का नाम है कुटुंब प्रथा। ये क्या होता है, पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं। है जी। भील समुदाय में सामाजिक सुधार एवं जन जागृति उत्पन्न करने में संत मावजी, गुरु गोविंदगिरी और मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा और इनके अलावा सुरमाल दास जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गुरु गोविंदगिरी जो हैं, इन्होंने भीलों में भगत पंथ का प्रारंभ किया। प्रसिद्ध लेखक हैं विलियम रोने। उन्होंने अपनी किताब है जिसका नाम है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, इसमें भीलों को मारवाड़ का मूल निवासी बताया है। याद हो जाएगा। एक लेखक हैं जिनका नाम है विलियम रोने, उन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम क्या था, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। और उस किताब में इन्होंने कहा कि बेसिकली मारवाड़ के निवासी। भगत आंदोलन की भगत पंथ की शुरुआत भीलों में गुरु गोविंद गिरी ने की। भील जनजाति में, ठीक है। अब सारा मैं आपको करवा चुका हूँ। शायद कोई बटन दब गया तो बात हो गई थी, तो चलिए कोई बात नहीं। आगे की हाथीवंडो पढ़ा दिया, वेणेश्वर मेला, घोटी का मेला पढ़ा दिया, अखरिया पढ़ा दिया था मैंने आपको, गुरु गोविंद गिरी पढ़ा दिया, सोने पढ़ा दिया, भगत है धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाला व्यक्ति। देखो भगत नाम का जो शब्द है, भगत क्या है, भीलों में जो भी पंडित होता है, एक तरह से जो धार्मिक संस्कार संपन्न करवाता है, भीलों का पंडित रहे, तो मान लो कि भीलों का जो पंडित होता है वो भगत कहलाता। अब भील समुदाय की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आजीविका के साधन मैंने आपको बताया, शिकार करना, वन उपज एकत्रित करना, कृषि करना, यही इन लोगों के आजीविका के मुख्य साधन है। भील समुदाय की आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि, शिकार और वनों से प्राप्त उत्पाद है। ये लोग पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पेड़ पौधों को साफ करके कृषि करते हैं, जिसे वालरा कृषि, झूमिंग कृषि या चिमाता कहते हैं। चिमाता के बारे में बता दिया मैंने। पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि को भी लोग चिमाता या वालरा कहते हैं। और मैदानी भागों में वनों को काटकर जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। लोग के बच्चे कंदमूल, जो वनों के जंगलों के जो फल वगैरह होते हैं, जड़ी बूटियां वगैरह, वो इकट्ठे करते हैं। ठीक है। ये लोग पक्षियों को मारने के लिए गोफन का प्रयोग करते हैं। गोफन एक तरह का हथियार होता है जो ये लोग खुद ही बनाते हैं। इसमें एक लंबी रस्सी का प्रयोग होता है। रस्सी में पत्थर को लपेटा जाता है और फिर फेंका जाता है। रस्सी को एक छोर को और दूसरे छोर को हाथ से पकड़ के रखा जाता है। इन लोगों का निशाना बहुत सटीक होता है। तो ये गोफन का प्रयोग करते हैं पक्षियों के शिकार के लिए। भीलों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि को हेलमो के नाम से जाना जाता है। ये लोग ग्रुप में रहकर, बहुत सारे भील परिवार एक जगह रहकर ग्रुप में रहकर ये लोग सामूहिक खेती करते हैं। उस खेती को हेलमो नाम से जाना जाता है। हेलमो के अन्य नाम भी हैं। हेलमो को हलमा कहा जाता है, या हाड़ा या हीड़ा। ये सभी हलमो, हाड़ा, हीड़ा, हेलमो, ये सभी लोगों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि के नाम हैं। ये भील समुदाय के मुख्य भोजन के रूप में मक्के की रोटी और प्याज का साग आता है। ये लोग महुआ की शराब तथा ताड़ के पेड़ का रस बड़े शौक से पीते। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं। अब भील लोग क्या करते हैं, लाख, लकड़ी, गोंद व जड़ी बूटी बेचकर पैसा कमाते हैं।
इन लोगों को मैंने आपको बताया कि वन उत्पाद पे ये लोग निर्भर करते हैं, कृषि निर्भर करते हैं। तो वन उत्पाद में क्या क्या है, लाख हो गया, गोंद हो गया, जड़ी बूटी हो गई, कंदमूल हो गया, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ये सब चीजें वन उत्पाद हैं। लोगों से ये लोग इनसे पैसा कमाते हैं। अब बात करेंगे मीणा जनजाति के बारे में। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान में इनकी जनसंख्या 2011 में कितनी, 43.42 लाख। और 2011 में भीलों की जनसंख्या कितनी थी, 92.39 लाख प्रतिशत। ठीक है। और मीणा जाति की कितनी है, 93.46 लाख। कुल जनजाति आबादी का लगभग 45% है या 47%। भील कितने हैं, 44 दशमलव कुछ प्रतिशत है, और ये लोग 47% है कुल जनजाति आबादी का। ठीक है। यह देश की अति प्राचीन जनजाति मानी जाती है। मीणा जनजाति जो है देश की प्राचीन जनजाति मानी जाती है, लेकिन भील जनजाति राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति। यहाँ पे देश की बात की जा रही है, यह देश की अति प्राचीन जनजाति है मीणा जनजाति। कहा जाता है कि इस जनजाति का गण चिन्ह मीन यानी कि मछली था। ओके। वैदिक काल में यह जनजाति प्रजावत्सल एवं प्रतापी जाति मानी जाती थी, और इनकी वीरता और धीरता का सभी लोग लोहा मानते थे। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में, तो भाई यहाँ याद रखने लायक बात क्या है कि मुनि मगन सागर ने मीणा पुराण नामक ग्रंथ लिखा। उसमें मीणा जाति को इन्होंने भगवान मीन का वंशज बताया, और पौराणिकता की दृष्टि से मीणा जनजाति का संबंध भगवान मत्स्य अवतार से माना जाता है। राज्य की सभी जनजातियों में केवल मीणा जनजाति के लोगों ने ही अपने जनजातीय स्वरूप को भेद कर बाहर आने एवं विकास करने में पहल की है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो एजुकेशन में और आर्थिक दृष्टि से डेवलप्ड विकसित जनजाति जो है वो मीणा जनजाति ही है राजस्थान में। मीणा जनजाति के लोग मुख्यतः कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दौसा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक और डूंगरपुर, इनमें निवास करते हैं, इन जिलों में। अब मीणा जाति की सर्वाधिक आबादी की बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर में 7.18 लाख, फिर जयपुर में 4.67 लाख, फिर प्रतापगढ़ में 4.47 लाख, और उसके बाद ये सब थोड़े थोड़े संख्या में बाकी जिलों में बटे हुए हैं। मीणाओं का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में भी मिलता है भाई, ये भी याद रखिए। जयपुर में कछवाहा वंश का शासन प्रारंभ होने से पहले आमेर के मीणाओं को हराकर, कछवाहा वंश के जो संस्थापक थे जिनका नाम दूल्हे राय था, उन्होंने आमेर के मीणाओं को हराकर आमेर पर अपना अधिकार किया। मीणा यहाँ के परंपरागत रक्षक माने जाते रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जब भी कोई नया राज्य सिंहासनाधीन होता था तो क्या होता था, उसका राज तिलक मीणा जाति का सरदार ही करता था भाई। ठीक है। और 1342 में सबसे पहले मंदू घाटी जो है बूंदी में, पर भी मीणा लोगों का ही राज्य था। मीणा जनजाति के प्रमुख रूप से दो वर्ग हैं। मीणा जनजाति में कितनी कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरी हैं। एक है जमींदार मीणा, इस वर्ग के लोग कृषि तथा पशुपालन करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है। ओके। फिर आते हैं चौकीदार मीणा। अब इस वर्ग के लोग क्या करते थे, पहले तो राजा जागीरदारों के महलों पर उनके जो खजाने वगैरह होते थे उनकी रखवाली चौकीदारी वगैरह करते थे, लेकिन आजकल प्रेजेंट टाइम में इन्होंने दूसरे काम करना भी स्टार्ट कर दिया है चौकीदार मीणाओं ने। अब फिर आता है चौथिया मीणा, आद मीणा, रावत मीणा, सुरतेवाल, भेड़िया, पड़िहाल और भील मीणा, ये इनके अन्य वर्ग हैं मीणाओं के। ओके। मीणा लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन ही है। देश की स्वतंत्रता के बाद
सभी जातियों में यह जाति सर्वाधिक संपन्न एवं शिक्षित हुई। मैं आपको बता चुका हूँ, सभी जनजातियों में मीणा जनजाति सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित हुई। काफी विकास किया है इस जनजाति ने, मीणा जनजाति ने, आजादी के बाद। और इस जनजाति की महिलाएं बहुत साहसी और धैर्यवान होती हैं तथा घरेलू उद्योग धंधों के साथ साथ कृषि कार्यों में भी अपने परिवार के पुरुषों का साथ देती हैं। ठीक है। मीणा जनजाति मुख्यतः शक्ति देवी की उपासक है। भरतपुर क्षेत्र के मीणा दुर्गा के पूजक हैं। अब मीणा जनजाति के सामाजिक जनजीवन के बारे में बात करते हैं। तो मीणा जनजाति का सामाजिक जनजीवन मैं आपको पढ़ाता हूँ। राजस्थान के मीणा जनजाति में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बाल विवाह प्रथा बहुत प्रचलित है। देखो, भीलों में हमने देखा था बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, लेकिन मीणाओं में बाल विवाह का प्रचलन है। मीणा जनजाति में मृतक के शव को जलाने की प्रथा भी है और मृत्यु के 12वें दिन सामूहिक भोज किया जाता है। मृत्यु भोज जिसको क्या कहते हैं, मौसर। मौसर नाम की ये प्रथा है मीणाओं में, जो कि मृत्यु के 12वें दिन ये लोग मौसर, ये लोग सामूहिक रूप से मृत्यु भोज करते हैं। ओके। तो ये मूसर है। और इन लोगों में शरीर पर गुदवाने की प्रथा, शरीर पर देखा होगा कि हाथों पे ओम लिखवा लेते हैं और छाती पे भी कुछ महिलाएं कुछ पुरुष कोई कोई डिजाइनिंग बनवा लेते हैं। कई जगहों पर शरीर पे ये लोग टैटू गुदवाते हैं ब्लैक कलर में ना। तो शरीर पर गुदवाने की प्रथा भी है इन लोगों में, जो स्त्रियों और पुरुषों में समान रूप से है। दोनों ही लोग शरीर पर टैटू गुदवाते हैं, स्त्री और पुरुष, मीणाओं में। और मीणा समाज में नाता प्रथा भी है भाई। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, मीणाओं की भी, भीलों की भी, बहुत सारे अलग अलग आदिवासियों की, मैं वहाँ जो वीडियो डाली है मैंने राजस्थान की रीति रिवाज प्रथाएं आदिवासियों के बारे में, वो सब आपको वो वीडियो में मिल जाएंगी। यहाँ ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नाता प्रथा और ये मौसर और ये सभी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में समझाई हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब देखो कहाँ थे, मीणा समाज में नाता प्रथा भी प्रचलित है, जिसमें एक विवाहित स्त्री अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में भी, फिर से बता देता हूँ। परंतु जिस भी पुरुष से वह नाता करती है, उस पुरुष को उसके पहले वाले पति को मुआवजे के रूप में एक रकम देनी होती है, जिसको झगड़ा राशि कहते हैं। ये रकम जो है इनके पंचों द्वारा तय की जाती है। ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो में, रीति रिवाज वाले वीडियो में, मैंने आपको मौताना भी पढ़ाया है, मौसर भी पढ़ाया है, नात्रा प्रथा भी पढ़ाया है, फायरे फायरे भी पढ़ाया है। मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे लगभग 40 के आसपास प्रथाएं करवाई हैं, डिटेल से। तो वो वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब वीडियो है, आप देखें, ज़रूर देखें उस वीडियो को। परंतु जिस पर तो झगड़ा राशि देनी होती है उस पुरुष को। ठीक है, आगे देखते हैं। विधवा विवाह को इस समुदाय में सामाजिक मान्यता प्राप्त है। विधवा विवाह भी यहाँ प्रचलित, भीलों में भी प्रचलित था। भीलों में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, यहाँ पर बाल विवाह प्रचलन में है। वहाँ पे भी विधवा विवाह होता था भीलों में, मीणाओं में भी विधवा विवाह होता है। ठीक है। और मीणा जो है सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, उसके बाद भील आते हैं। भील सबसे प्राचीन जनजाति है राजस्थान की, ये सबसे प्राचीन जनजाति है देश की। ओके, मीणा लोग। अब बात करते हैं आदिवासी मीणाओं के जंगलों में बने हुए घर को क्या कहते हैं। तो इनके जो जंगलों में घर बने होते हैं उनको मेवासे कहते हैं। ठीक है। अब ओबरी, ओबरी एक शब्द आता है, ओबरी मीणाओं से संबंधित शब्दावली है ओबरी। तो ओबरी क्या होता है, मीणा समाज में अनाज को इकट्ठा करके, अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी की बनाई गई बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, जो ओबरी कहलाती हैं। ठीक है, ओबरी कहलाती हैं। मैंने आपको वहाँ शहरिया और ग्रासिया जब पढ़ाए थे तो एक बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि वहाँ पे वो लोग अनाज को भंडार, अनाज को स्टोर करने के लिए कोठियाँ बनाते हैं भंडेरी नाम से। ठीक है। यहाँ पे मीणाओं में ओबरी होती है अनाज को
संग्रह करने हेतु कोठियां पोबरी कहलाती। फिर मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, गांव का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। मीणाओं में पंचायत का मुखिया, गांव का मुखिया पटेल कहलाता है। भीलों में पाल का मुखिया पालवी कहलाता है। ठीक है। गमेती भी मैंने आपको बताया था, गांव की पंचायतों का मुखिया गमेती कहलाता है। भीलों में गमेती ही उनके व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों का निपटारा करवाता है, अभी बताया मैंने इस वीडियो में। ठीक है। और मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, पटेल। मीणा समुदाय के लोग देवता पूज देवता हैं। मीणा समुदाय के लोक देवता जो हैं, लोक देवता कौन है भाई, लोक देवता बूझ देवता हैं। ये लोग रेवासा सीकर में जीण माता जो है उसके उपासक हैं। मीणा समुदाय रेवासा सीकर में जीण माता के उपासक हैं। भील समुदाय के लोग शक्ति देवी के उपासक हैं। और भरतपुर क्षेत्र में जो भील समुदाय के लोग हैं वो दुर्गा पूजा। ओके। मीणा क्या करते हैं, इनके लोक देवता का नाम है बूझ देवता और ये लोग जीण माता के उपासक हैं। जीण माता कहाँ है, रेवासा सीकर में। अब मीणा समुदाय में संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार दोनों प्रथा प्रचलित हैं। वहां पे संयुक्त परिवार है, पितृसत्तात्मक परिवार है भीलों में। यहाँ पर मीणा समुदाय में क्या होता है, संयुक्त परिवार भी हैं और एकाकी परिवार भी हैं, दोनों प्रथा प्रचलित। इस समुदाय में गोद प्रथा भी प्रचलन में है। ठीक है, बच्चों को गोद लेते हैं ना, वो प्रथा भी मीणाओं में है। मीणा समाज में ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह का भी प्रचलन है। देखो ये विवाह के प्रकार हैं अलग अलग। जैसे लव मैरिज होती है ना, प्रेम विवाह, वो होता है गंधर्व विवाह। तो ये शादियों के प्रकार हैं, ये भी सभी प्रचलन में है। ठीक है। इनमें परिवार पितृसत्तात्मक होता है, वहाँ भी भीलों में भी पितृसत्तात्मक होता है, पितृवंशीय होते हैं। गांव की सबसे छोटी इकाई ढाणी कहलाती है। ठीक है। गांव व पाल इसके बड़े स्वरूप हैं। गांव की सबसे छोटी यूनिट ढाणी कहलाती है और जब ये ढाणियाँ बड़ी हो जाती हैं तो ये बड़े गांव बन जाते हैं, जिनको पाल कह लेते हैं या गांव कहते हैं। अब पंचायत मीणा जनजाति में परंपरागत धार्मिक पंचायत होती है। ठीक है। मीणा जनजातियों में क्या होता है, धार्मिक पंचायत होती है जिसका मुखिया पटेल कहलाता है, पहले भी बताया मैंने। खान पान की बात करें तो मीणा लोग भोजन में क्या क्या खान पान यूज करते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ, प्याज, चटनी, छाछ, दूध, दही, खिचड़ी, राबड़ी आदि। ये लोग हुक्का भी पीते हैं, हुक्का पीना भी प्रचलन में है मीणाओं में। ओके। अब वस्त्र और आभूषण की बात करते हैं। पुरुष लोग क्या क्या पहनते हैं, तो पुरुष पहनते हैं अंगरखी, धोती, सिर पर पगड़ी पहनते हैं, साफा पहनते हैं। सर्दी में रेजे का बना हुआ पछेवड़ा पहनते हैं, ओढ़ने के काम आता है, एक तरह की रजाई होती है पछेवड़ा, रेजे का बना होता है। ठीक है। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां ओढ़नी, घाघरा, कब्जा, कांचड़ी पहनती हैं तथा पैरों में कड़े पहनती हैं। कमर में कमरबंद या फिर करधनी या फिर कणकती पहनती हैं। गले में खुंगाली पहनती हैं, सिर पर रखड़ी पहनती हैं और पुरुष लोग कान में मुर्की पहनते हैं। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं। तो मुनि मगन सागर ने मीणा ग्रंथ लिखा है, मीणा पुराण लिखा। मीणा पुराण किसने लिखा, मुनि मगन सागर ने। मीणा जाति के धर्मगुरु थे कौन, मुनि मगन सागर। इनका जन्म टोंक जिले के एक गांव में हुआ था। इनकी अध्यक्षता में अप्रैल 1944 में नीम का थाना सिक्कर में मीणों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इन्होंने मीणा पुराण ग्रंथ की रचना की है। बिल्कुल धर्मगुरु भी हैं मुनि मगन सागर मीणाओं के। प्रसिद्ध लेखक हर्बर्ट रिस्ले ने मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया है। गौतम ऋषि, जिनको कि भूरिया बाबा भी कहते हैं, भाई गौतम ऋषि का नाम आए चाहे भूरिया बाबा आए, एक ही आदमी है, एक ही इंसान है, गौतम ऋषि भूरिया बाबा।
ठीक है। मीणा जनजाति के आराध्य देव हैं। आराध्य देव, इसकी बात कर रहा हूँ, आराध्य देव। आराध्य देव भूरिया बाबा हैं मीणाओं के। लेकिन लोक देवताओं की बात करें मीणाओं के, तो बूझ देवता, लोक देवता बूझ देवता, आराध्य देव मीणाओं के भूरिया बाबा या गौतम ऋषि, और धर्मगुरु मीणा जाति के मुनि मगन सागर। तो 3 चीजें याद रखिएगा, धर्मगुरु मुनि मगन सागर, आराध्य देव भूरिया बाबा गौतम ऋषि, और तीसरा जो है लोक देवता तो बूझ देवता। लोक देवता पूछा जाए बूझ देवता, आराध्य देवता पूछा जाए भूरिया बाबा ऋषि गौतम ऋषि, धर्मगुरु पूछा जाए मुनि मगन सागर। चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा नयावासी कहलाते हैं, और काश्तकार मीणा जो होते हैं उन्हें पुरानावासी भी कहते हैं। अब एक नजर डालते हैं मीणा लोगों की अर्थव्यवस्था पर। मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था। मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। ओके। मीणा जनजाति की सर्वाधिक आबादी उदयपुर में, फिर जयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में पाई जाती है, बताया मैंने आपको। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। आदिवासी मीणा के जंगल में बने हुए घर को मेवासे कहते हैं। मीणाओं का प्रमुख व्यवसाय कृषि, ये है इम्पोर्टेंट चीज। मीणाओं का मुख्य पेशा जो है कृषि है। मीणाओं में बटाईदारी कृषि का या फिर शेयरिंग क्रॉपिंग का कल्चर अधिक चलन में। अब ये 3 प्रकार की बटाईदारी कृषि है। जैसे छोटा बट, इसमें क्या होता है, भूमि का जो स्वामी होता है वो केवल भूमि देता है। या फिर दूसरा बट आता है हार्डी बट। हार्डी बट क्या होता है, इस व्यवस्था में भूमि स्वामी राजस्व पैसा देता है, भूमि नहीं देता है। तीसरा आता है हासिल बट। हासिल बट में क्या होता है, इस व्यवस्था में भूमि का जो स्वामी केवल राजस्व देता है, भूमि नहीं देता है, और उसके बदले में वो क्या करता है, 1/3 उपज लेता है। ठीक है, 1/3 उपज लेता है। ओके, तो ये है मीणाओं की पूरी डिटेल, जिलों की पूरी पूरा का पूरा विस्तार से मैंने भील और मीणा आपको पढ़ा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को 200 लाइक तक पहुंचा देते हैं तो मैं वादा करता हूं आपको इसी टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा, बची हुई जनजातियां भी ख़त्म करवा दूंगा अगर आप 200 लाइक तक इस वीडियो को पहुँचा देते हैं तो। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, हमारी मेहनत को प्लीज़ व्यर्थ न जाए। एक लाइक ज़रूर करें। लाइक और सब्सक्राइब आप जब करते हैं तो हमें आपके लिए बेहतर वीडियोस बनाने को उत्साह मिलता है। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देख सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को सेट करना ना भूलें। राजस्थान जी के लिए हमारे चैनल की जीके प्लेलिस्ट है, राजस्थान जीके के नाम से, उसको जाकर ज़रूर देखें। वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वीडियो मेंस क्लासेस, उसको जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप रखिए अपना ख्याल, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।